हेलो क्लास 7th आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसका लेक्चर 2। इससे पहले हम लेक्चर 1 देख चुके हैं। लेक्चर 2 में हम क्या देखने वाले हैं इसकी बात करते हैं। लेक्चर 2 में जो हम पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और जो दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स रहते थे। इसके अलावा जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में वो सभी हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो जो ये कम्युनिटी सेक्शन के बगल में, ठीक है, चैनल्स वाला सेक्शन होता है, यहाँ से आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है, हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो फिगर देखो, ठीक है, इस फिगर में एक गाय बनी हुई है और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग हिस्सों के नाम यहाँ पे देखो लिखे गए हैं। तो पहले आप ये नाम समझ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसके बाद हम इनका फंक्शन समझेंगे और पूरी प्रोसेस अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले एक बार फिगर में देख लो कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है, ताकि जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊँ, ठीक है, तो उसमें जब ये टर्म यूज़ हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, ये जो नली है, ठीक है ना, जो पाइप है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, या फिर इसको बोला जाता है इसोफेगस। ठीक है, तो ये फूड पाइप हो गया इसका। ठीक है, ये जो है ना, ये इसका स्टमक है। ये सारा हिस्सा क्या है, इसका स्टमक है। स्टमक का ही एक पार्ट होता है, इस स्टमक का एक कंपार्टमेंट है या एक हिस्सा है एक, ठीक है, इसको बोलते हैं रूमेन। अब ये रूमेन का क्या काम है, ठीक है, ये सब अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप देख लो कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। ठीक है, ये जो पीछे है ये इसकी बड़ी आंत है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, और जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, ठीक है ना, एक थैली नुमा आकृति आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं सीकम। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये है सीकम। ठीक, तो आपको ये पहचान होगी कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे कहाँ पे है, क्योंकि अभी क्लास 7th है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट जितना भी दिया गया है वो जो समझना है आपको वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखो होता क्या है, पहले आप एक बात समझो। यहाँ पे कहानी की तरह सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, फिर ये पढ़ूंगा मैं। जो यहाँ पे लिखा है मैं वही समझा रहा हूँ, पढ़ूंगा तो दोबारा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले सुनो कि क्या होता है। यहाँ पर जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या करते हैं, घास को चरते हुए जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ये घास को चबाते हैं, कूचते हैं, उसके बाद वो निगल लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले जल्दी जल्दी अपना पेट भरना चाहते हैं। ये होता क्या है, फिर जो इन्होंने घास जल्दी जल्दी निगल ली वो इनके स्टमक के एक हिस्से में जाके स्टोर होती रहती है। इसी हिस्से को हम बोल रहे हैं रूमेन। ठीक है, तो ये घास को जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत चबा के निगल ले रहे हैं और अपने स्टमक के एक हिस्से में स्टोर कर रहे हैं। इस हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, रूमेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब रूमेन में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं इनकी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता, इसलिए ह्यूमन वगैरह जो इंसान है वो घास के सेल्यूलोज को आसानी से पचा नहीं पाएंगे या पचा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उन्हें बहुत दिक्कत होगी उसे पचाने में। लेकिन क्योंकि जो ये रूमेन वाला हिस्सा है इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो इनके लिए बहुत फ्रेंडली हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से, लेकिन ये पूरी तरह से ये पचती नहीं है, ये पार्शियली पचती है। पार्शियली मतलब आधी अधूरी पचती है। अब जब ये पार्शियली घास पच गई, ठीक है, मतलब उसको एक अलग तरह का, ठीक है, फॉर्म तैयार हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया के एक्शन के बाद, उसको बोलते हैं कड। तो यानी कि जो इन्होंने घास खाई वो कड में बदल गई। तो ये जो कड होता है ये वापस से फिर इनके मुंह में आता है और ये दोबारा उसको चबाते हैं। जब ये घास नहीं चर रहे होते हैं, खाली होते हैं, तब ये क्या करते हैं, अपने इस रूमेन से यानी पेट के हिस्से से उस कड को वापस से मुंह में लेके आते हैं और उसको चबाते हैं। अगर आपने कभी गाय या भैंस को ऐसा करते हुए देखा हो तो आपको नज़र आता होगा कि वो जब कुछ नहीं खा रहे होते हैं तब भी अपना मुंह ऐसे हिलाते रहते हैं जैसे वो कुछ खा रहे हों, और उनके मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, गाँव में इसको पागुर करना भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इस चीज़ के लिए टर्म है, यानी कड को वापस से चबाना, जिसे मैं पागुर करना बोल रहा हूँ हिंदी में, उसे बोलते हैं रूमिनेशन। क्या बोलते हैं, रूमिनेशन करना। ठीक है, और जब ये दोबारा उसको चबाते हैं फिर दोबारा निकलते हैं, तब उसका पूरी तरह से पाचन होता है। ठीक, तो जो जानवर ऐसा करते हैं, यानी जो रूमिनेशन करते हैं, उन्हें ही बोला जाता है रूमिनेंट। अब जो मैंने कहानी आपको यहाँ फिगर से समझाई, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे समझो
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जो जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द हार्बीवोरस एनिमल्स सच एज काउ, बुफेलोस एक्सेट्रा ईट ग्रास। तो ये तो सिंपल सी लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये घास खाते हैं। होता क्या है, जो मैंने बोला, दे क्विकली सोलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। यानी कि ये क्विकली, जल्दी जल्दी इस घास को निगल लेते हैं बिना अच्छे से चबाए, और पेट के एक हिस्से यानी रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि ये यहाँ पे पूरी तरह से नहीं पचता लेकिन पार्शली पचता है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह के एक्शन से पार्शियली ये घास पचती है और एक अलग सा मिश्रण बन जाता है उसमें बैक्टीरिया के एक्शन के बाद, जिसे हम कड बोल रहे हैं, ठीक। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। यानी बाद में यही कड वापस से मुंह में लौटता है, ठीक है, और ये उस कड को बहुत अच्छे से चबाते हैं, ठीक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। यानी इसी प्रोसेस को, जो कड वापस आ रहा है मुंह में, उसी को दोबारा चबाने को रूमिनेशन बोला जा रहा है, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं। तो जैसे रूमिनेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप रूमिनेंट्स बोल सकते हो। अब एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी यार, कि अगर रूमेन की डेफिनेशन पूछ लेंगे, कड की पूछ लेंगे, या रूमिनेशन की पूछ लेंगे, या रूमिनेंट्स की पूछ लेंगे, तो आप ऐसे कहानी तो नहीं लिखोगे ना यार, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए तो ठीक है, बट लिखने के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा आपको सेंटेंस पड़ेगा, तो आप ऐसे मत लिखना। मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ये चारों जो वर्ड हैं, रूमेन, कड, रूमिनेशन और रूमिनेंट्स, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये डेफिनेशन आप इस तरह से लिखना, समझने के लिए आपको पीछे से ही समझना था जो मैंने समझाया। अब लिखोगे कैसे वो समझ लो। रूमेन, जो मैंने बोला क्या है, एक कंपार्टमेंट है, एक हिस्सा है जो इनका स्टमक है, ठीक है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, उसको हम रूमेन बोल रहे हैं, ठीक है। पीछे एक बार फिर से देख लो, ठीक है, स्टमक का जो एक कंपार्टमेंट है, हिस्सा, इसी को तो हम रूमेन बोल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, आपको लिखना है, द लार्ज फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स इन विच सेल्यूलोज इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है स्टमक में, किसके, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के, जिसमें क्या होता है, सेल्यूलोज ब्रेक होता है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, घास में। कैसे ब्रेक होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी मदद से। इसी लार्ज कंपार्टमेंट को हम रूमेन बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कड की। कड हम किसे बोल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि जो घास वगैरह ये खा रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह के उस पे एक्शन से वो पार्शली पच रहा है और फिर वापस इनके मुंह में आ रहा है, इसको दोबारा चबाते हैं, उसी फूड को हम कड बोल रहे हैं। तो कड क्या है, द फूड दैट काउस एंड सम अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स ब्रिंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द माउथ टू ईट अगेन। समझ में आ गया। यानी कि वो फूड जो काऊ वगैरह, यानी जो घास खाने वाले एनिमल हैं, वो वापस इनके स्टमक से अपने मुंह में लाते हैं, दोबारा चबाते हैं, दोबारा ईट करते हैं, उसी फूड को यहाँ पे कड बोला जाता है। ये पार्शली डाइजेस्टेड चीज़ है, ठीक है। अगला है रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं, जो एनिमल ऐसा कर रहे हैं उन्हें रूमिनेंट बोल रहे हैं। तो कड च्यूइंग एनिमल्स, यानी जो कड को चबाते हैं, आर नॉन एज रूमिनेंट्स, जैसे गाय, भैंस, बकरी एक्सेट्रा, ठीक है। रूमिनेशन क्या होता है, इसी कड को चबाने की प्रक्रिया, ठीक है, चबाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ कड इन रूमिनेंट्स व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास इज नोन एज रूमिनेशन। यानी जब वो घास नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना, तब भी अपने पेट में से कड को वापस ला के चबा रहे हैं, ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जा रहा है, रूमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी क्लास 7th में आपको इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। बड़ी क्लास में इस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलिए, ये समझ में आ गया। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। यानी कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है और कैसे पचाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो फिगर है 2.10 आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, ये एक अमीबा की फिगर है। अमीबा क्या है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। यानी कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो मेनली तालाब के पानी वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। हमें ये माइक्रोस्कोप की मदद से ही दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देता है,
ठीक है। सिंगल सेल का मतलब क्या है, इसकी पूरी बॉडी ही एक सेल है, एक से ज़्यादा सेल इसमें नहीं पाई जाती। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। मतलब जो अमीबा होता है इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम वैक्यूल्स बोलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये होते हैं। अब क्योंकि आपने सेल के बारे में पहले से नहीं पढ़ रखा है, आपको पता नहीं है सेल क्या होती है, तो जो ये मैंने टर्म यूज़ करी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सब समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। अब क्योंकि क्लास 7th में सेल्स के बारे में आपको डिटेल में अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये टॉपिक थोड़े बहुत तो समझ में आने चाहिए, तो मैं आपको हल्का हल्का सा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, बाकी डिटेल में आप क्लास 9th में पढ़ोगे सेल के बारे में। देखो सेल क्या चीज़ है, इसको सिंपली समझो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। सेल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका जो घर है, ठीक है ना, आपका जो पूरा मकान है वो छोटी छोटी ईंट से मिलके बना होता है। भाई ईंट ईंट मिलके पूरी दीवार बनाएंगी, फिर दीवारें मिलके घर बनाएंगी, ठीक है ना। तो वैसे ही जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, ठीक है ना, वो छोटी छोटी सेल से मिलके बना होता है। जैसे घर छोटी छोटी दीवारों ईंटों से, जैसे घर छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है, वैसे ही जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। समझ में आ गया? तो यानी सेल क्या होती हैं, वो छोटी छोटी यूनिट्स जिनसे मिलके हमारी बॉडी बनती है, वो सेल्स कहलाती हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी है, तो इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो सेल आपको समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? सेल मेम्ब्रेन को आप ऐसे समझो जैसे आपने अंगूर देखा होगा या किशमिश देखा होगा, ठीक है। तो अंगूर या किशमिश का ऊपर वाला जो छिलका है, ठीक है ना, वो उसको एकदम घेर के रखता है, उसके अंदर के मटेरियल को पैक करके रखता है। ऐसे ही जो सेल होती है ना, उसके किनारे किनारे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली जैसी चीज़ पाई जाती है। जैसे अंगूर के बाहर एक परत है, ठीक है ना, जिसको आप छिलोगे तो अंदर वो मीठा वाला हिस्सा निकलेगा। वैसे ही जो सेल है ना, इसके किनारे किनारे एक झिल्ली जैसी आकृति होती है, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में? अच्छा, साइटोप्लाज्म समझना जरूरी है। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? जैसे जो अंगूर है, इसका अगर आप छिलका उतार दो तो अंदर आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो खाने में मीठा लगेगा, है ना। वैसे ही जो ये सेल होती है, ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, चिपचिपा, ठीक है। उसी जेली लाइक फ्लूइड में बाकी सारी चीज़ें तैरती रहती हैं या बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है? साइटोप्लाज्म बोला जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अमीबा के पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखो ये रहा, ठीक है, ये राउंड डेंस चीज़ जो आपको दिख रही है क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक। इन सब के फंक्शन आप क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें वैक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे फूड वैक्यूल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, बबल लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोल रहा है? फूड वैक्यूल बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये अपना फीडिंग कैसे करता है, डाइजेशन कैसे करता है, इसको समझो, ठीक है। तो यहाँ पे अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये अपने से भी बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, जीवों को खाता है। वैन इट सेंस फूड, जब इसे लगता है कि इसका भोजन आसपास कहीं है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंगल्फ इट। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। मतलब क्या है कि जब इसे सेंस होता है, इसे लगता है कि आसपास कोई, ठीक है, फूड पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे ये फूड पार्टिकल को शो कर रहा है, तो ये धीरे धीरे उसकी ओर खिसकना चालू करता है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है क्योंकि मुड़ सकती है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है धीरे धीरे रेंगते हुए, ठीक है ना। सूडोपोडिया इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फॉल्स फीट है, नकली पैर नुमा आकृति, ठीक है। और ये फूड के पास ऐसे पहुंच के उसको निगल लेता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, फिर ऐसे कवर हो जाता है ये, तो ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर निगल लेता है, इतना समझो, ठीक। और जो ये खाना है ये किस में ट्रैप हो जाता है? फूड वैक्यूल में, यानी जो फूड वैक्यूल है, ठीक है ना, इसमें ये खाना ट्रैप हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा? डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल,
यानी फूड वैक्यूल जिसके अंदर अब खाना ट्रैप हो चुका है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी यहाँ पे जो खाने को पचाने वाले रसायन या केमिकल्स निकल रहे हैं जिसे हम डाइजेस्टिव जूस बोल रहे हैं, ये इस फूड पे एक्ट करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंसेस में, जो डाइजेस्ट किया जा सकता है, सोखा जा सकता है बॉडी के द्वारा, जैसे हमने ह्यूमन में देखा था, ठीक। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड पार्ट है उस फूड से जो इसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज एक्सप्लेड आउटसाइड द वैक्यूल, यानी कि फिर जो अनडाइजेस्टेड हिस्सा है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि जो वेस्ट पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है ना, ये खाने को पहले इंगल्फ कर रहा है, फिर ठीक है सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको वेस्ट को बाहर निकाल दे रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ से आप दोबारा से अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आपको लिखना कैसे है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन के बगल में जो चैनल है यहाँ से आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, थैंक यू।